नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 88वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। पहली दफे नरेंद्र मोदी की सरकार का गुरूर टूटा है। पहली दफे विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसा झटका दिया है कि आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार ने जो तानाशाही फैसले लिए, इस फैसले को विपक्ष ने झुका दिया है। दरअसल लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल से जुड़े 131वें संशोधन बिल पर आज वोटिंग हुई और सत्ता के लोगों की हार हुई है। सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में महिला आरक्षण बिल लाने की बात कर रही थी और ये विधेयक तो 2023 में पास हुआ था, लेकिन आज जब सरकार ने संशोधन करने को लेकर बिल लाया तो विपक्ष ने एकजुटता का परिचय दिया। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 2/3 वोटिंग चाहिए थी। 54 वोटों से सरकार की हार हुई है। विपक्ष की बड़ी जीत आज महिला आरक्षण संशोधन बिल पर हुई है और आप ये कह सकते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में सरकार बनी है, इस सरकार बनने के बाद पहली दफे ऐसा हुआ जब विपक्ष ने सरकार के फैसले को, सरकार ने तय किया था संशोधन बिल लाने का, इसे संसद के अंदर पटक दिया है, हरा दिया है। देखिए, आपको मालूम है, सरकार और विपक्ष जब आमने सामने होता है तो सरकार वाहवाहियां लूटने की कोशिश करती है, विपक्ष आरोप लगाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती है कि जो आरक्षण का बिल लाएंगे वो आरक्षण का बिल महिलाओं के हित में होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहती है कि आरक्षण बिल देश में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मौका देगा, लेकिन विपक्ष कहता है कब से? विधेयक तो आपने नारी बंधन अधिनियम 2023 में ही लाया, पास किया, तो फिर इसे आगे बढ़ाने की क्या जरूरत? देखिए, परिसीमन, इसी पर पूरा खेल अटका हुआ है। 2034 तक यह मामला लटकेगा। विपक्ष कह रहा है कि साहब आज ही क्यों नहीं कराते? सरकार कह रही है कि परिसीमन जरूरी है, हम लोकसभा की सीटों को बढ़ाएंगे, 850 तक करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें तो 815 तक करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दे तो 850 करेंगे। विपक्ष कह रही है कि जो करना है आज करो। महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों? महिलाओं को आज आरक्षण 33% देने की जो बात कर रहे हो, इसे 50% कर दो, लेकिन अभी लागू करो। सरकार कहती है कि नहीं, अभी वक्त लगेगा। अब सरकार बिल लेकर आ गई। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहा है, विपक्ष जो डिमांड रख रहा है, कोटे के अंदर कोटे की भी बात है। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, हर महिलाओं के लिए एक आरक्षण के अंदर आरक्षण के प्रावधान की मांग है। सरकार कहती है 33% आफ्टर परमिशन। अब विपक्ष ने यह मुद्दा जीत लिया है, सरकार हार गई है। पहली दफे संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार हारी है। इस आरक्षण बिल पर सदन के अंदर, संसद में आमने सामने का तीखा वार रहा। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, सांसद, उन्होंने सवाल पूछे कि बीजेपी ने कितने महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका दिया है? 21 राज्यों में इनकी सरकार है, 21 राज्यों में इनके मुख्यमंत्री हैं, तो फिर बीजेपी बताए कि कितने मुख्यमंत्री हैं इनके। हाफ चीफ मिनिस्टर दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश है। महिलाओं के नाम पर राजनीति बंद करे बीजेपी। सत्ता पक्ष के ओर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम नेताओं ने सदन के अंदर पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखी, लेकिन ये लड़ाई विपक्ष ने जीता है। सदन के अंदर राहुल गांधी, अमित शाह
तीखे वार प्रहार इन दोनों नेताओं के बीच नजर आया। पहले राहुल गांधी को सुनवाते हैं, फिर अमित शाह को सुनवाएंगे। And she said to me, I remember that, listen, truth is painful sometimes. Don't worry about it. Deal with it. And there are some truths that need to be told here today in this house. The first truth is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Now, that is the women's bill. This is something else. And the truth needs to be told about what this is. There is a central truth in India's history, in India's past and present. And I have become more and more aware of this truth. And that is the brutal, cruel, unforgiving treatment of the OBC community, of the Dalit community, and other communities, minorities and women. And this is a historical fact. This need not be argued here. Everybody knows how Indian society treated OBCs, treated Dalits, what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do, how they were blinded when they read certain documents, how metal was poured into their ears when they heard certain verses. This is a fact. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters, and to take away power from them. This is the agenda over here. अब ये बिल जब से आया है तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं। टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है। उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है। फिर आए कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए।
मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। माननीय, इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, या नहीं बैठ पाओगे, नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी के पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थी और ये कह रहे थे अखिलेश जी कि आपने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री दिया है। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री। मान्यवर, एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां पहली, हाँ अभी है, मगर ये तो पहली बार बनी। ये पहली बार बनी, इसका मतलब क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी, इसलिए हमारा नंबर लगा है। और आज भी रेखा गुप्ता जी पहली मुख्यमंत्री नहीं है, तीसरी मुख्यमंत्री के। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं। अरे सुनो भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, तीसरी मुख्यमंत्री है। और मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया। तो दोस्तों, आज संसद में बिल जो है वो सरकार लेकर आई थी और ये बिल गिर चुका है। 528 सांसदों ने वोट किया, 350 से अधिक सांसदों के वोट चाहिए, 2/3, और सरकार के पास मात्र 298 वोट आए हैं इस पक्ष में। और विपक्ष ने इस जीत को सीधे तौर पर बताया है कि यह जीत संविधान की जीत है, यह जीत बीजेपी के जुमले की जीत है, अत्याचार की जीत है, संविधान विरोध की जीत है। खैर, अब इस बिल को लेकर पहले विपक्ष ने बड़ी बैठक की और यह बैठक दिल्ली में हुई। दिल्ली में यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके आवास पर हुई। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार से नेता हैं, इनकी भी मौजूदगी रही। मल्लिकार्जुन खड़गे, आप से भी प्रतिनिधित्व करने संजय सिंह सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। और इस बैठक में यह तय हुआ कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का ये जो बिल है, इसे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखिए, 2014 से सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और पहली दफे कोई बिल ऐसा है जो पास नहीं हो सका है। पहली दफे सरकार हारी है संसद के अंदर। तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्ष की पार्टी है, इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, जरा उन्हें भी सुनिए। हम लोग का साफ तौर पे हम लोगों ने अपनी बात को स्पष्ट से रखा है ना। ये बड़े चालाकी से ये लोग जो है डिलिमिटेशन को इसमें जो है लाया गया है। दो अलग अलग चीज़ें।
वुमेन रिजर्वेशन पहले से ही पास हो गया था और सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन हम लोगों की उसमें मांग थी कि 50% भी आरक्षण करो, लेकिन ओबीसी लोगों को, ओबीसी महिलाओं को उसमें आरक्षण दिया जाए। फिर भी ये नहीं हुआ और ये पास हुआ, और सरकार ने ही पास करने, पहला बिल ऐसा होगा जो पास करने के बाद बोलती है कि 34 में जो लागू होगा। करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया? तो ये लोग चाहते हैं, असल मुद्दा डिलिमिटेशन का है, ये केवल दिखाने के लिए जो है महिला बिल आगे किया जा रहा है, लेकिन इनको संविधान को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, इस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। आरएसएस अपना एजेंडा लागू करना चाहता है, भाजपा अपना एजेंडा लागू करना चाहती है, तो इसका हम लोग जो है विरोध करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये 33% आरक्षण का जो विरोध कर रहा है बाद में पछताएंगे। मेरा भाई 50% करो, लेकिन ओबीसी महिलाओं को दो तो आरक्षण। नई सरकार बनी है, सर क्या लगता है बिहार में कितने दिनों तक ये नई सरकार चलेगी? आप देखिए, पहले हमने तो शुभकामना दी है मुख्यमंत्री सम्राट जी को, और खुशी की बात है कि लालू जी के पाठशाला से ही वो आए हैं। इससे पहले 3-4 पार्टी वो बदल चुके हैं, लेकिन इलेक्टेड सीएम को हटा करके एक सेलेक्टेड सीएम बना है। अब ये सरकार जो है गुजरात से चलेगी, इसमें कोई मतलब नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि 20 साल एनडीए राज करने के बाद भी हर एक सूचकांक में, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट में देखिएगा, चाहे बिहार देश का सबसे गरीब राज्य हो, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे निचले पायदान पर। अब उम्मीद करें कि कम से कम 21 साल हो गया एनडीए को, भाजपा को, अब तो आगे बढ़े, नीचे ही क्यों है? 21 साल में तो अब तक तो 5 टॉप 5 स्टेट बनाना चाहिए। क्या लगता है बिहार में लागू रहेगा आने वाले समय में? ये सरकार जाने। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है सर एसआईआर मामले में बंगाल में ममता बनर्जी जी को। सर ममता बनर्जी। दोस्तों, संसद के अंदर अखिलेश यादव ने सरकार पर प्रहार किया। अखिलेश यादव के तीखे वार के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आई। महिलाओं के सवाल पर अखिलेश ने कैसे बीजेपी, आरएसएस और सरकार को घेरा, जरा अखिलेश यादव को सुनिए। क्योंकि पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष जी ये सरकार में है, और मैं सुन रहा था माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, जेंडर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं? हम 146 में 127वीं जगह पर खड़े हैं। और अगर हम इनके खुद के सरकारों को देखें अगर, तो अध्यक्ष महोदय इनके 21 जगह सरकारें हैं। 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल नहीं, अधिकार कहां है? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप? क्या 10% से ऊपर हैं आप? और फिर लोकसभा की गिनती में अगर हम देखें तो लोकसभा की गिनती में कितने संख्या में आप हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां हम ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं,
वहीं कुछ सवाल हमारे भी आपके लिए हैं। मैं उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अगर हम अपनी बात कहना चाहें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, उनके द्वारा हमेशा महिलाओं को पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में देने की बात कही गई। और मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि संस्कार का आरंभ महिला से होता है। यदि महिला जागृत है तो पूरा समाज जागृत हो जाता है। ये लोहिया ने हमारे जिस विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी। लोहिया जी ने निरंतर महिलाओं की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है और समाज में वास्तविक परिवर्तन उनके योगदान से ही आ पाएगा। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पंचायत में सबसे पहले आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल यह भी है कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। तो कुल मिलाकर संसद में आज महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संशोधन बिल गिर चुका है, पास नहीं हुआ है। सरकार हार गई है और नरेंद्र मोदी की सरकार पहली दफे विपक्ष से हारी है। रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।